नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। पोस्ट प्रेगनेंसी बेली फैट क्या है और डायस्टेसिस रेक्टाई क्या है? इतना सुन लिया होगा आपने इसके बारे में। अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपकी अभी प्रेगनेंसी हुई है या आपने डिलीवर ऑलरेडी कर लिया है, छोटा सा बच्चा है आपके पास, तो आपने सुना होगा कि सब बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई हो गया। एग्जैक्टली ये है क्या, होता क्या है? और जो बेली फैट है, पेट जो हमें लगता है कि डिलीवरी के बाद भी बहुत मोटा है या ऐसा लग रहा है कि कम ही नहीं हुआ या अभी भी ऐसा प्रेगनेंसी जैसा ही फैट है, वो एग्जैक्टली है क्या, उस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो साथ में कुछ मंचीज, हेल्दी मंचीज लेके बैठिएगा। तो शुरू कर लेते हैं। प्रेगनेंसी देखो जब भी होती है तो उसमें ना बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है। एब्डोमिनल वॉल जो है वो स्ट्रेच होती है, वो फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब नेचुरल है, बॉडी का फिनोमेना है। पेट बढ़ेगा तो मसल्स भी खिंचेंगी, है ना? तो पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद मेजर दो चीजें हैं जो हमें बहुत कंसर्न करती हैं, परेशान करती हैं। पहला है परसिस्टेंट बेली फैट और दूसरा है डायस्टेसिस रेक्टाई एब्डोमिनस, DRA। तो पेट का जो मोटापा है वो कम नहीं होता, और जो डायस्टेसिस रेक्टाई एब्डोमिनस है, क्या है ये भी समझेंगे। मसल्स बेसिकली दूर हो जाती हैं। तो ये दो चीजें हैं जो लेडीज को बहुत परेशान करती हैं, टेंशन देती हैं कि अरे अब ये ठीक कैसे होगा। पहले तो हम अनाटॉमी समझ लेते हैं एब्डोमिनल वॉल की। लेयर क्या क्या है? सबसे ऊपर स्किन है, फिर सबक्यूटेनियस फैट है, फिर फेशिया है, मसल्स है और पेरिटोनियम। ठीक है। ये 5 लेयर्स हैं हमारे पेट पे। मांसपेशियां क्या क्या है? रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक। ठीक है। ये फोटो में आपको दिख रही होंगी मसल्स। तो ये सारी मसल्स हैं, और इसके बीच में लीनिया एल्बा है जो इन दोनों मसल्स को आपस में जोड़ता है। ये जो बीच में है ना, बिल्कुल ये हिस्सा, इसको लीनिया एल्बा बोलते हैं, जो दोनों साइड की, लेफ्ट साइड मसल राइट साइड मसल को जोड़ता है। पोस्ट प्रेगनेंसी बेली फैट एग्जैक्टली है क्या? एक्सेस सबक्यूटेनियस एंड विसरल फैट रिटेन्ड आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो भी विसरल फैट या फिर सबक्यूटेनियस फैट जो है वो रह जाता है, वो बेली फैट है। ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये नॉर्मल प्रोटेक्टिव एडाप्टेशन है, बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया उसको बेटर मिल पाए उसके लिए ये प्रोटेक्टिव एक स्पेस बन जाती है, जो कि बहुत नॉर्मल है। ठीक है। अ, इसका ये मतलब नहीं है कि मदर जो है वो वीक है। ठीक है। और बेली फैट के साथ साथ DRA, डायस्टेसिस रेक्टाई एब्डोमिनस, हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज होगी, हो सकता है दोनों चीजें हों। बेली फैट रह क्यों जाता है? हार्मोनल फैक्टर्स। ठीक है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन जो है उसका कम प्रोडक्शन या ज्यादा प्रोडक्शन, क्योंकि प्रेगनेंसी जब टुवर्ड्स द लास्ट स्टेज होती है, लास्ट ट्राइमेस्टर में, कोई कोई जो पेशेंट्स हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिस कारण बेली फैट रह जाता है। फिर डिलीवरी होने के बाद नींद पूरी नहीं होती, उसके अलावा स्ट्रेस या कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, एंड न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, या फिर कुछ लोग उतना हेल्दी नहीं खाते। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बेली फैट रह जाता है। अब डायस्टेसिस रेक्टाई क्या है? ये सेपरेशन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस है अलोंग द लीनिया एल्बा, मैंने भी समझाया था, अभी पिक्चर दिखा के भी समझाऊंगी, बने रहिए। होता क्यों है? मैकेनिकल स्ट्रेच के कारण और हार्मोनल सॉफ्टनिंग के कारण मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं, मसल्स पतली हो जाती हैं कि वो आराम से खिंच सके। ठीक है। पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स भी तो इसीलिए पड़ते हैं, मसल्स पतली हो जाती हैं, थोड़ी सी थिन हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, इजीली खिंच जाती हैं। ठीक है। हॉर्मोन्स कुछ ऐसे रिलीज होते हैं जो मसल्स को लूज कर देते हैं कि मसल्स आराम से खिंच पाए विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी प्रॉब्लम। नॉर्मली देखो मसल खिंचेगी तो दर्द होगा, जैसे जिम में हम एक्टिविटी करते हैं, मसल खिंच जाती है, कितना दर्द होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में नॉर्मली होते हैं, हॉर्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, मसल स्ट्रेच होती है, जिसके कारण स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ते हैं और डायस्टेसिस रेक्टाई भी होता है।
सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हो जाता है, इट्स वेरी कॉमन। एंड अगर ढंग से इसका ट्रीटमेंट ना हो, रिहैब ना हो, तो ये पोस्टमार्टम में भी रह जाता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पेट है लेफ्ट साइड में, एंड ये डायस्टेसिस रेक्टाई वाला है। अब आप देखो लीनिया एल्बा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, जो बीच में व्हाइट वाला पार्ट है वो है, मैंने दिखाया था आपको उधर भी। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना ज्यादा ब्रॉड हो गया, स्ट्रेच हो गया ना, मसल साइड में मूव हो गई प्रेगनेंसी के टाइम, तो बीच में लीनिया एल्बा वाला जो रीजन है वो बहुत ज्यादा वाइडन हो गया। नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सेपरेशन क्या है? नॉर्मल सेपरेशन जो है लेट प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है कि लेट प्रेगनेंसी में सेपरेशन होगा ही होगा। ठीक है, 2 फिंगर से ज्यादा विड्थ है अराउंड 2 सेंटीमीटर, वो उतना ओके है। ठीक है, विड्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना डेप्थ है, लीनिया एल्बा कितना डीप है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ज्यादा जितनी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं उतने उसमें ऐसा होता है, देखो मसल्स दोनों साइड में गई। ठीक है, मतलब इस तरफ वाली मसल है, इस तरफ वाली मसल है, जो एब्स मसल नहीं होती हमारे एब्डोमेन पे कि एब्स है, ये वो वाली मसल है। ठीक है, अब ये इधर मूव करी, ये इधर मूव करी, स्ट्रेच हो गई ना, अब ये वापस भी आ जाती है लौट के। ठीक है, अब लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें लौट या तो बिल्कुल नहीं आएगी, एक एक कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लौट के तो आई लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं आई, थोड़ी आई, हाफ आई। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अगर ज़्यादा प्रेगनेंसीज हैं, मसल समझो बार बार, मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ, वापस आ गया, सेकंड प्रेगनेंसी में हुआ, फिर वापस पूरा नहीं आया, थोड़ा आया, वो इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट हमने पढ़ी हुई है ना बायोमैकेनिक्स में, उसी का एग्जाम्पल लेके समझो, वो मसल्स के रिस्पेक्ट में ही है। फिर ट्विन प्रेगनेंसी है तो डीआरए थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कि वापस नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल आने में दिक्कत हो। देन मैक्रोसोमिक बेबी, पॉली हाइड्रामिनोज, पुअर कोर स्ट्रेंथ प्री प्रेगनेंसी। इसीलिए हम लोग प्रेगनेंसी से पहले ही पेशेंट को बोलते हैं, थोड़ी सी जब आप प्लान करने लगो तो आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दो, रिहैब लो पहले से ही, क्योंकि मसल्स जितनी स्ट्रांग होंगी प्रेगनेंसी उतनी अच्छी जाएगी, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी उससे भी अच्छी जाएगी। एंड अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो भी रिस्क फैक्टर है, क्योंकि यहाँ से पेट कटेगा, मसल बीच में से कटेगी, तो उसको हील होने में भी तो टाइम लगेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं डीआरए के? मिड लाइन डूमिंग ऑन हेड लिफ्टिंग, लोअर बैक पेन होगा, पेल्विक इंस्टेबिलिटी, पुअर पोस्चर, कोर वीकनेस, पॉसिबल पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन। देखो इस तरीके का कुछ दिखता है, ये नॉर्मल है राइट वाला। ठीक है, डीआरए अगर है तो मसल कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, पूंछ बेली दिखेगी, बेली बाहर निकली हुई, और मसल्स एक दूसरे से काफी दूर की तरह हो रखी होती है। ठीक है, इसके कारण क्योंकि पेट आगे को निकल रहा है तो बैक पेन होना नॉर्मल है, पेल्विक इंस्टेबिलिटी होना नॉर्मल है हमारा, इसके कारण पॉस्चर भी ठीक नहीं होगा, कोर मसल जो है वो वीक रहेंगी, एंड पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब में होगा। असेस कैसे करेंगे अब इस डायस्टेसिस रेक्टाई को? ऐसे क्रुक लाइन में लेट जाएंगे, हाफ लाइन पोजीशन जो होती है, हेड लिफ्ट टेस्ट करेंगे। उसमें करेंगे क्या? हाथ से उंगली से पैल्पेट करेंगे अम्बलाइकस पे। ठीक है, बिल्कुल सेंट्रली, अम्बलाइकस के ऊपर और अम्बलाइकस के जस्ट नीचे, 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अम्बलाइकस पे बिल्कुल एग्जैक्ट, फिर उससे थोड़ा ऊपर और उससे थोड़ा नीचे। हम देखेंगे क्या विड्थ कितनी है, डेप्थ, क्योंकि देखो मीडियली प्लेस्ड है ना ये मसल, बिल्कुल बीचों बीच है ऊपर से नीचे। अब हाथ लगा के पता चल जाएगा हाथ कितना अंदर जा रहा है, किस तरीके से पता चल जाएगा विड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है और टेंशन कितनी है। ठीक है, अगर वैसे तो खुद भी कर सकते हैं, अगर खुद ना कर पाए तो आपका थेरेपिस्ट आपको हेल्प करेगा ये टेस्ट करने में। ठीक है, हम फिंगर ब्रेथ मेथड यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर मेथड होता है एक, वो प्रोफेशनली ही मतलब यूज कर सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग है, अल्ट्रासाउंड करके उसमें दिख जाता है कितना है डीआरए और कितना नहीं है, कितना उस पर वर्किंग करने की जरूरत है। डीआरए वर्सेस बेली फैट, बेली फैट में एडिपोज टिश्यू होता है, डीआरए में कनेक्टिव टिश्यू का सेपरेशन हो जाता है। पेशेंट को सकता है कि एक ही हो सकता है दोनों हो।
ठीक है, अगर एक ही है तो मैनेजमेंट अलग होगी, दोनों हैं तो मैनेजमेंट अलग होगी। अब हमारे फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो लीनिया एल्बा की टेंशन है उसको रिस्टोर करते हैं, जो लूज हो गया उसको वापस टाइट करेंगे। फिर जो कोर एक्टिवेशन है वो करवाएंगे। एब्डोमिनल प्रोट्रूजन कम करेंगे, जो पेट बाहर निकल रहा है उसको कम करवाएंगे। हर्निया होने से प्रिवेंट करेंगे, बचाव करेंगे, क्योंकि इसमें हर्निया होने का भी चांस बढ़ जाता है। फिर पोस्चर को और फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। अब बात कर लेते हैं फेज 1 की। अच्छा, पहले तो अगर आप भी उनमें से एक फीमेल हैं जो इससे गो थ्रू कर रही हैं एंड यू स्टिल नीड हेल्प, तो आप कमेंट में DRA लिख दो, सिर्फ DRA। ठीक है, तो मैं आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज करके प्लान भेज दूंगी, कोई इशू नहीं है। आप कमेंट्स में DRA ज़रूर लिख देना, सो दैट आई नो एंड आई कैन सेंड यू अ कस्टमाइज्ड प्लान अकॉर्डिंग टू यू। फेज 1 में क्या करना है, अर्ली एक्टिवेशन, मतलब डिलीवरी होते ही तुरंत फर्स्ट 6 वीक्स के अंदर अंदर अर्ली एक्टिवेशन करना है। कैसे? ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई विल हेल्प यू विद दैट, या मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, चाहे कमेंट्स में बता देना मुझे। ब्रीदिंग रीट्रेनिंग करवाते हैं। फिर जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, मैंने दिखाई थी साइड्स में होती है, उसको एक्टिवेशन। पेल्विक फ्लोर का एक्टिवेशन। और पहले वाले फेज में हम लोग क्रंचेस और सिटअप्स नहीं करते हैं। फिर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी कैसे है? इनहेल करना है, रिब्स को एक्सपैंड करना है लिटरली, फिर एक्सहेल करते हुए एब्डोमेन को अंदर खींचना है। ठीक है, मतलब आपको क्या इमेजिन करना है कि एक गुब्बारा है, एक बलून है। अब इस गुब्बारे को फुलाते हो जब आप अंदर, जब आप गुब्बारे को फुलाते हो, गुब्बारे के अंदर हवा जाती है तो गुब्बारा फूलता है। गुब्बारे से अगर हवा बाहर निकलेगी तो गुब्बारा श्रिंक करेगा। समझो आपका पेट एक गुब्बारा है, आपने सांस अंदर भरी तो गुब्बारा फूला, मतलब पेट बाहर आया। जब सांस छोड़ी तो गुब्बारा बंद हुआ, मतलब पेट अंदर गया। तो जब आप सांस छोड़ोगे, एक्सहेल करोगे, तो एब्डोमेन जो है वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, बहुत लोग गलत करते हैं, ब्रीदिंग भी गलत करते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं पेल्विक फ्लोर की कॉन्ट्रैक्शन के साथ। स्टिल आपको डिटेल में अगर ये समझना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की एक्टिवेशन कैसे करेंगे? क्रुकलाइन पोजीशन में लेट जाएंगे, जैसे अभी हम टेस्ट कर रहे थे ना, कि घुटने मुड़े हुए एंड ऐसे नॉर्मली लेट जाएंगे। एंड वी विल ट्राई कि जो हमारा बेली बटन है, जो यहाँ बेली बटन है, वो हमारा अंदर की तरफ खींचेंगे। कोशिश करेंगे जैसे स्पाइन को टच करने की कोशिश कर रहे हैं हम बेली बटन से। ठीक है, 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स कर देंगे। फेज 2 हमारी स्ट्रेंथनिंग फेज है, जो 6 से 12 हफ्ते के लिए चलता है। इसके अंदर एक्सरसाइजेस हैं हील स्लाइड्स, बेंट नी फॉल आउट्स, मॉडिफाइड डेड बग, वॉल सपोर्टेड स्क्वाट्स। देन वी विल प्रोग्रेस ग्रेजुअली। अब देखो, हर एक्सरसाइज हर बंदे के लिए सेम नहीं हो सकती। मैं जनरल एक एक्सरसाइजेस की बात कर रही हूँ, जनरलाइज प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपका कुछ अलग कंडीशन हो, आपके ऊपर कुछ अलग एक्सरसाइजेस वर्क करें। हो सकता है किसी और के ऊपर कुछ और एक्सरसाइजेस वर्क करें। सबकी कंडीशन अलग होती है, सब सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अंधाधुन मत फॉलो करना। ये बस एक वैसे आपको मैं शेयर कर रही हूँ कि जनरलाइज आपको पता हो। स्टिल आपके कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको अपने थेरेपिस्ट से या मुझसे कंसल्ट करना चाहिए। फेज 3 जो है वो फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग वाला फेज है। इसके अंदर आप प्लैंक्स कर सकते हो, मॉडिफाइड प्लैंक से लेके फुल प्लैंक्स तक, साइड प्लैंक्स, बर्ड डॉग, रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइजेस, फंक्शनल लिफ्टिंग ट्रेनिंग, मतलब फुल ऑन बैक टू नॉर्मल आ सकते हो फेज 3 में आप। ठीक है, इनिशियली क्या क्या एक्सरसाइजेस नहीं करनी है? इफ यू आर अ न्यू मॉम, डोंट डू दीज एक्सरसाइजेस। ट्रेडिशनल क्रंचेस नहीं करने, फुल सिटअप, डबल लेग रेज, अनकंट्रोल्ड प्लैंक्स एंड हेवी लिफ्टिंग विदाउट कोर कंट्रोल, ये सब आपको नहीं करना है। पेल्विक फ्लोर रिहैब का क्या रोल है? पेल्विक फ्लोर रिहैब जो है ना, वो हेल्प करता है आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं जब डीआरए होता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइजेज को पेल्विक फ्लोर रिहैब के साथ कंबाइन करें हम लोग। कीगल्स करें ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के साथ,
एंड अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है तो हम फिर आगे रेफर करते हैं। अब न्यूट्रिशन कैसा लेना चाहिए बेली फैट रिडक्शन के लिए? प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा लेना चाहिए, फाइबर अच्छा लेना चाहिए, क्रैश डाइटिंग हमें नहीं करनी है, दिन में 2.5 से 3 लीटर का पानी पीना है, एंड ग्रेजुअल फैट लॉस सेफ है। कोशिश करो कि जी मेरे को तो 2 महीने में 3 महीने में मेरे को बैक टू नॉर्मल आना है, दैट्स नॉट पॉसिबल एंड दैट्स अनहेल्दी ऑल्सो, अनसेफ ऑल्सो। अच्छा, ये हमारे लिए है वैसे तो कि रेफर, अब कोई जो फिजियोथेरेपिस्ट भी देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए भी मैं कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ ज़रूर, कि हमें रेफर कब करना चाहिए, या फिर आप समझ लेना कि अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर अम्बिलिकल हर्निया से सस्पेशन हो रहा है कि हो सकता है कि अम्बिलिकल हर्निया हो रहा है, सिवियर सेपरेशन है, मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, पेन है कांस्टेंट, या फिर 6 महीने से लगातार वर्किंग कर रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, देन यू मस्ट विजिट योर फिजिशियन। एब्डोमिनल बाइंडर्स का मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि मैम एब्डोमिनल बाइंडर्स यूज कर रहे हैं, हम तो बेल्ट पहन लेते हैं तो उससे ही ठीक हो जाएगा। देखो, एब्डोमिनल बाइंडर्स आर नॉट हेल्पफुल, आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस बबल टू यू, लेकिन टेम्पररी सपोर्ट देते हैं एब्डोमिनल बाइंडर्स, मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं, करते ही नहीं मसल स्ट्रेंथनिंग, सिर्फ सपोर्ट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए, लॉन्ग टर्म यूज उसका अनसेफ है। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर कोई सिवियर केस हो जाए तो सर्जिकल मैनेजमेंट कंसिडर करना पड़ता है। एब्डोमिनोप्लास्टी होती है सर्जरी का नाम, एंड मोस्टली लोग तभी कराते हैं जब उसके बाद उनको कभी बच्चे नहीं करने होते। पेशेंट एजुकेशन पॉइंट्स, देखो, रिकवरी है, 3 से 6 महीने कम से कम लेगी, फास्ट फॉरवर्ड यहाँ कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंट रहोगे तो जल्दी रिजल्ट्स दिखेंगे, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अवॉइड एनी कंपैरिजंस विद अदर्स। मैंने अभी समझाया था, आपकी बॉडी अलग है, किसी और की बॉडी अलग है, सबकी कॉम्प्लिकेशंस अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है। आप सोचो जी उसके साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो ऐसा, ऐसे नहीं होता। हर बॉडी अलग है, हर बॉडी अपने हिसाब से बिहेव करती है, तो कंपेयर नहीं करना है। फंक्शन पे फोकस करो, एस्थेटिक्स पे नहीं। देखो, डीआरए कॉमन है बट इट्स मैनेजेबल, अर्ली असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक स्ट्रक्चर्ड रिहैब लोगे तो बेस्ट आउटकम मिलेगा। रैंडम कुछ भी यूट्यूब से देख के कर लो, इंस्टाग्राम से देख के कर लो, ऐसा नहीं होता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट, कुछ भी डाउट है तो, एंड DRA कमेंट कर दो अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिहैब प्रोग्राम चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।